was charming, good-looking, and terrifying. More than 30 women. Suspected of dozens of sex killings in Washington state, Idaho. अमेरिका 1970 का दशक, एक ऐसा शहर जहां दिन में हंसी खुशी का पूरा माहौल रहता और रात होते ही एक चार्मिंग शख्स की परछाई मौत का पैगाम लेकर घूमती थी। गलियों में सन्नाटा पसर जाता था और लोग घरों में सोते हुए भी डरते थे। वह मुस्कुराता, बातें करता, लेकिन उसकी आंखों में छिपा था एक राक्षस जिसे कोई पहचान नहीं पाता था। युवा महिलाओं को वह खूब लुभाता था, महिलाओं को भी वह खूब पसंद आता था और फिर बेरहमी से उनके साथ जो करता उसने पूरे अमेरिका को झकझोर दिया। कौन था यह शैतान और क्यों वह सालों तक पुलिस को चकमा और कैसे देता रहा? यह उस खौफनाक कहानी का सच है जो आज भी अमेरिकन लोगों को सपने में आकर डराता है। आज आप एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति। मेरा नमस्कार स्वीकार करें। आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्रू क्राइम टेल्स में, जहां हम लाते दुनिया की सबसे डरावनी और सच्ची क्राइम स्टोरीज। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज की कहानी अमेरिका के सबसे कुख्यात सीरियल किलर टेड बंडी की। टेड बंडी का पूरा नाम था थियोडोर रॉबर्ट बंडी। उसका जन्म 24 नवंबर 1946 को वॉर्मेट में हुआ था। बचपन से ही टेड एक होशियार और आकर्षक लड़का था। वह लॉ का स्टूडेंट था, रिपब्लिकन पार्टी में काम भी करता था और बाहर से एकदम सामान्य दिखाई देता था, लेकिन उसके अंदर छिपा था एक खतरनाक साइकोपैथ। टेड की जिंदगी में कई राज थे। वह अपनी मां से नाजायज पैदा हुआ था और उसे यह बात कई सालों बाद पता चली थी और यह बात दिन रात उसके कानों में गूंजती रहती थी और शायद यही उसके मानसिक विकार की वजह भी बनी। और जब कभी बंडी इस बात को भूलने की कोशिश करता तो आसपास के लोग और समाज उसे ये याद दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। अपनी मां से नाजायज पैदा होने को लेकर वह इतना चिढ़ता था कि उसे अपनी मां और लगभग सभी लड़कियों से उसकी दुश्मनी हो गई थी। 1970 के दशक में वह वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था, जहां उसने अपना पहला शिकार बनाया। टेड बंडी का पहला शिकार थी लिंडा एल हीली, जो 1 फरवरी 1974 को हुई। यह घटना सिएटल वॉशिंगटन में घटी, जहां मौसम उस दिन ठंडा और बारिश वाला था। तापमान अधिकतम 8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। साथ ही हल्की बारिश भी हो रही थी और तेज हवाएं लगभग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी। लिंडा एन हीली 21 साल की एक आकर्षक युवती थी। वो दिखने में बहुत सुंदर थी, जिसकी लंबाई लगभग 5 फीट 7 इंच थी और वजन लगभग 50 किलो। लंबे गहरे भूरे बाल जो बीच से मांग निकाली हुई थी, चमकदार नीली आंखें और एक मिलनसार व्यक्तित्व। वह यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में साइकोलॉजी की छात्रा थी और स्कीइंग के लिए रेडियो पर मौसम की रिपोर्टें भी दिया करती थी। बंडी ने इस हत्या को एक घरेलू घुसपैठ के जरिए अंजाम दिया। उसने लिंडा को न तो किसी जाल में फंसाया और न उसे बहलाया फुसलाया, जैसा कि वह अक्सर करता है। सुबह के लगभग 2 या 3 बज रहे थे। लिंडा के बेसमेंट वाले कमरे में चुपके से घुसा, जहां वह सो रही थी। उसने लिंडा को बेहोश करने के लिए सिर पर किसी भारी चीज से हमला कर दिया और एक ही बार में लिंडा बेहोश हो गई। लिंडा के सिर से खून बह निकला, जिससे बेडशीट पर खून के धब्बे पड़ गए। फिर उसने लिंडा को नीली जींस और सफेद शर्ट पहनाई और उसके बूट पहनाए, जो कि लिंडा के खुद के कपड़े भी नहीं थे, और उसने उसको वहीं पर तैयार किया और उसके बाद उसे उठाकर ले गया। बाद में बंडी ने कबूल किया कि उसने लिंडा को एक सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ ज्यादती की, बलात्कार किया और फिर हत्या कर दी। उनके अवशेष 1 साल के बाद टेलर माउंटेन पर मिले, जहां सिर अलग कर दिया गया था। यह हत्या बंडी की शुरुआती शैली को दर्शाती है, जहां उसने पीड़ित को उसके घर में ही निशाना बनाया, जबकि उसके साथ उसकी कोई जान पहचान भी नहीं थी। उसके बाद उसने कभी किसी के घर में घुसकर ऐसी घटना को अंजाम नहीं दिया। शायद उसे ऐसा करना खतरनाक लगा या फिर उसे ऐसा करने में कोई खास मजा नहीं आया। कमरे में सबूत मिटाने के लिए उसने पूरी सावधानी बरती, जैसे खून से सनी चादरें और नाइट गाउन को गायब करना और बिस्तर को बिल्कुल ठीक सजाकर वैसे ही जाना जैसे घर में आमतौर पर सजाया जाता है, ताकि सबको ऐसा लगे कि वहां कोई वारदात हुई ही नहीं है। लिंडा न जाने कहां चली गई।
किसी को ये शक नहीं था कि लिंडा मर चुकी है। सब लोग उसकी तलाश कर रहे थे कि लिंडा आखिर गई कहाँ, जो दिखाता है कि बंडी कितनी सावधानी से अपने काम को करता था। टेड बंडी अपनी आकर्षक और भ्रामक व्यक्तित्व के लिए जाना जाता था। उसकी एक कहानी जो बेहद हैरान करने वाली है, वह 1974 में वॉशिंगटन के लेक सैम ममिश स्टेट पार्क में हुई घटना। बंडी ने उस दिन एक साहसी और ठंडे दिमाग से अपराध को अंजाम देने की सोची। वह सीलिंग में हाथ डालकर, यानी कि उसने अपने हाथ को जैसे पलस्तर से बांध लेते हैं वैसे हाथ को इस तरह से रखा, एक घायल और असहाय व्यक्ति की तरह पार्क में पहुंचा। उसने वहां जवान लड़कियों से संपर्क किया, खुद को टेड के रूप में पेश करते हुए और अपनी कार में सामान ले जाने में उनकी मदद मांगी और कहा कि आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए मेरी कार में सामान रखने के लिए। उसका बात करने का लहजा इतना आकर्षक था और उसकी आंखों में इतनी विश्वसनीयता दिखाई दे रही थी कि उसे देखकर कोई भी लड़की उसे मना नहीं कर पाई। वह एकदम उनको भरोसेमंद दिखाई दिया। लोग उस पर न जाने शक क्यों नहीं करते थे। उस दिन उसने 2 युवा महिलाओं जेनिस ओट और डेनिस नासुंड को बहला फुसलाकर अपनी कार तक ले गया और फिर उनका अपहरण कर लिया। बाद में उसने दोनों को मार डाला। हैरान करने वाली बात यह थी कि यह सब दिन के उजाले में एक भीड़ भाड़ वाले पार्क में हुआ था, जहां सैकड़ों लोग मौजूद थे। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, सब लोग उसे देख रहे थे, लेकिन कोई शक ही नहीं कर पाया कि यहां पर हो क्या रहा है। बंडी की यह हिम्मत और उसका लोगों के बीच घुल मिल जाने का ढोंग इतना परफेक्ट था कि कोई उसे संदिग्ध समझा ही नहीं। यह घटना उसके मनोवैज्ञानिक कौशल और खतरनाक चालाकी को दर्शाती है। बंडी ने अपने आकर्षण और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल बार बार लोगों को धोखा देने के लिए किया। वह इतने प्यार से बातें करता, इतने एटीट्यूड से बातें करता कि लोग उस पर विश्वास कर लेते, जो उसे इतना खतरनाक बनाता है कि यह कहानी न केवल डरावनी बल्कि यह भी दिखाती है कि बाहरी रूप कितना भ्रामक हो सकता है और अंदर से आदमी कितना राक्षस हो सकता है। टेड की चालाकी ऐसी थी कि वह युवा महिलाओं को चुटकियों में पटा लिया करता था। उन्हें अपनी मीठी मीठी बातों से लुभाता, शेरो शायरी सुनाता। वह खुद को घायल दिखाकर कई बार मदद भी मांगता था, उनसे सहानुभूति अर्जित करता था, या फिर किसी बहाने से उन्हें अपनी कार में बिठा लेता और कार में बैठने के बाद वह महिलाएं उसके जाल में फंस जाती तो उसका अंजाम सिर्फ एक ही होता था, अपहरण, यौन शोषण और अंत में मौत। उसका तरीका क्रूर था, गला घोटना, मारना, तड़पाना और लाश को जंगलों में कुछ इस तरह से छिपाना कि वो कभी सामने ही ना आए। टेड का आतंक धीरे धीरे फैलता जा रहा था। 1974 में वाशिंगटन में कई युवा महिलाएं गायब होने लगी। वह लेक सममिश पार्क जैसी जगहों पर शिकार करता था, जहां वह महिलाओं को अकेला पाकर उनसे बात करने की कोशिश करता और अपनी बातों में इस तरह से उलझा लेता कि महिलाएं उसके साथ खींची चली आती और उसके बाद वह अपहरण करता। उसके अपराध कई राज्यों तक फैल चुके थे, वॉशिंगटन, यूटा, कोलोराडो और फ्लोरिडा। 1975 में यूटा में उसे पहली बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन उस समय जब उसे गिरफ्तार किया गया था तो उस पर अपहरण का आरोप था, न कि किसी की जान लेने का। टेड की सबसे खौफनाक घटना थी फ्लोरिडा की ची ओमेगा सोरोरिटी हाउस में। 1978 में वह रात के अंधेरे में घुसा और 2 महिलाओं की हत्या कर दी, जबकि 2 अन्य को घायल भी कर दिया। शहर में दहशत फैल गई। महिलाएं रात में बाहर निकलने से डरने लगी और इवन घर में भी उन्हें डर लगने लगा, क्या यह किलर कभी पकड़ा जाएगा। 1975 में बंडी को पहली बार यूटा में गिरफ्तार किया गया था, जब पुलिस ने उसकी कार में संदिग्ध सामान जैसे कि हथकड़ियां, रस्सी, मास्क, हथौड़ा पाया था। वह एक अपहरण के मामले में दोषी ठहरा गया और जेल भेज दिया गया, लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई। कोलोराडो के एस्पेन कोर्ट हाउस में, जहां वह कैरिन कैंपबेल की हत्या के लिए सुनवाई पर था, बंडी ने खुद को अपना वकील बनाया। एक लंच ब्रेक के दौरान वह लाइब्रेरी की दूसरी मंजिल की खिड़की से कूदकर भाग गया, जहां पर उसके पैर का टखना टूट गया था, लेकिन फिर भी वह फरार होने में कामयाब रहा। वह पहाड़ों में 6 दिन तक छिपा रहा और उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एक चोरी की कार चलाते हुए उसे पकड़ा गया। यह घटना उसके साहस और चालाकी को दिखाती है, जो ट्रायल में भी साफ झलकती है। उसे किसी चीज का कोई खौफ नहीं था, उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। वह कब क्या कर दे ये किसी को अंदाजा नहीं था। दूसरी बार वह 1977 दिसंबर में भाग निकला ग्लेनवुड स्प्रिंग जेल से। बंडी ने अपना वजन कम किया, लगभग 30 पाउंड वजन उसने कम किया, यानी 15 किलो के आसपास उसने अपना वजन घटाया। जेल की सीलिंग में एक छोटे से छेद से क्रोल करते हुए जेलर के अपार्टमेंट में जा गिरा।
वहां उसने जेलर के कपड़े चुराए और उन कपड़े को पहनकर वहां से फरार हो गया और शिकागो होते हुए फ्लोरिडा पहुंच गया, जहां उसने हत्याएं की। यह एस्केप 45 दिनों तक चला और इसे उसके ट्रायल का बैकड्रॉप माना जाता है, क्योंकि इसी दौरान जी ओमेगा हमला हुआ था। इसी 45 दिन के दौरान उसने वो किया था जो अमेरिका में उस समय सबसे बड़ा कांड था। यह ट्रायल बंडी की सबसे प्रसिद्ध सुनवाई थी, जहां वह फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के ची ओमेगा सैरोरिटी हाउस में 2 युवतियों लिसा लेवी और मार्गरेट बॉमिन की हत्या और 2 अन्य पर हमले का आरोपी था। ट्रायल 250 से ज्यादा रिपोर्टर कवर कर रहे थे और पहली बार नेशनल टीवी पर इसे दिखाया गया था। बंडी जो लॉ का स्टूडेंट था, उसने अपने कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड वकीलों को फायर किया, खुद अपनी डिफेंस हैंडल की। वह विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करता था, जिसमें सोरोरिटी मेंबर्स और पुलिस ऑफिसर्स शामिल थे। उसकी चार्मिंग स्टाइल और लीगल नॉलेज ने जूरी को भी प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन यह बैकफायर हो गया। उदाहरण के लिए वह सर्वाइविंग विक्टिम से सवाल पूछता था, जो कोर्ट रूम में एक बहुत ही भयानक और डरावना माहौल पैदा करता था। यानी कि जो 2 लड़कियां उसके हमले से बच गई थी, वह उनसे ऐसे सवाल पूछता कि वो लड़कियां सिहर जाती और लोग भी सहम जाते। प्रोसिक्यूशन ने बंडी के दांतों से मैचिंग बाइट मार्क्स, जो कि लिसा लेवी की बॉडी पर मौजूद थे, पेश किए, जो फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजिस्ट द्वारा कंफर्म यानी कि सर्टिफाइड भी कर दिए गए थे। यह पहली बार था जब बाइट मार्क्स को प्रमुख एविडेंस बनाया गया और बंडी की डिफेंस इसे चैलेंज करती रही। केस में अपना पलड़ा कमजोर देखने के बाद भी बंडी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट के दौरान बंडी ने इमोशनल ब्रेकडाउन लिया। वह चिल्लाया और अपने इनोसेंस पर जोर दिया, लेकिन जज एडवर्ड कोवर्ट ने उसे कंट्रोल किया। उसने जज को भी इतना इमोशनल कर दिया था कि जज उसे चुप कराने के लिए आए थे। अंततः 24 जुलाई 1979 को उसे 2 हत्याओं के लिए दोषी ठहराया गया और डेथ सेंटेंस सुनाई गई। सेंटेंस के दौरान जज ने कहा, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ यंग मैन, आई से आई हैव नो इनोमिसिटी टुवर्ड्स यू। यानी कि अपना ध्यान रखना, मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। ये एक विचित्र मोमेंट था जहां एक जज ने बंडी की तारीफ की थी और उसकी सजाए मौत पर खुद ही अफसोस जताया था। किम्बरली लीच ट्रायल, जनवरी-फरवरी 1980, ऑरलैंडो, फ्लोरिडा। यहां बंडी की आखिरी ट्रायल थी, जहां वह 12 साल की स्कूल गर्ल किम्बरली लीच के अपहरण और हत्या के लिए आरोपी था। ट्रायल 8 हफ्तों तक चली और यहां बंडी ने अपने वकीलों को रखा, लेकिन यहां भी उसे कोई अफसोस नहीं था। उसके बाद कोर्ट में उसने ऐसा कुछ किया जो अमेरिका के इतिहास में आज तक नहीं हुआ है। सबसे विचित्र मोमेंट पेनल्टी फेज में हुआ, जब बंडी ने अपनी गर्लफ्रेंड कैरोल एन बून को कैरेक्टर विटनेस के रूप में बुलाया। स्टैंड पर उसने पूछा, कैरोल, डू यू वांट टू मैरी मी? और कैरोल ने हां कहा। फिर बंडी ने घोषणा की, आई डू हियर बाय मैरी यू, जो फ्लोरिडा लॉ के तहत लीगल मैरिज बन गई। लेकिन यह एक ड्रामेटिक स्टंट था जो बंडी की मैनिपुलेशन को दिखाता है कि वह 2 केस में सजाए मौत पा चुका है और तीसरे में भी पाने वाला है। उसके बाद भी उसने लड़की को इस तरह से मैनिपुलेट किया कि वह लड़की उससे अभी भी शादी करना चाहती थी। 65 विटनेस टेस्टिफाई की गई, जिसमें एक फायर फाइटर ने बंडी को लीच को स्कूल से घसीटते हुए देखा। फाइबर एविडेंस को फैटल कहा गया। बंडी पूरे ट्रायल में एजिटेटेड रहा और अपनी कंपोज्ड इमेज खो दी। इस बार वह गुस्से में दिखाई देता था। 9 फरवरी 1980 को जूरी ने 10 घंटों से कम में गिल्टी वर्डिक्ट दिया और 10 फरवरी को तीसरी डेथ सेंटेंस सुनाई गई। यह लीच की मौत के ठीक 2 साल बाद था। ट्रायल होने के बाद, सजा मिलने के बाद उसने कई सारी अपीलें और अपने एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए बहुत सारे कन्फेशंस दिए ताकि एग्जीक्यूशन में देरी हो, लेकिन सब कुछ असफल रहा क्योंकि अब उसका समय आ चुका था। 24 जनवरी 1989 को फ्लोरिडा स्टेट प्रिजन में इलेक्ट्रिक चेयर पर उसकी सजा पूरी हुई, जहां उसे सजाएं मौत दे दी गई, जहां बाहर भीड़ ने उसकी मौत का जश्न मनाया। लेकिन उसकी मौत के बाद भी कहानी खत्म नहीं हुई। उसके अपराधों ने समाज को आईना दिखाया, आकर्षक चेहरे के पीछे छुपी क्रूरता और महिलाओं की सुरक्षा और कमजोरियां दिखाई। बहुत ज्यादा अच्छे दिखने वाले चेहरे या बहुत ज्यादा अच्छे दिखने वाले शरीर जरूरी नहीं कि अंदर से भी अच्छे हों। आज टेड बंडी की कहानी हमें सिखाती है, कभी कभी सबसे बड़ा खतरा हमारे बीच में होता है, जिसे हम पहचान नहीं पाते। जिसे हम सबसे सुंदर और सबसे भरोसेमंद मानते हैं, वही सबसे खतरनाक भी साबित होता है, जैसा कि आपने श्रद्धा के केस में देखा था। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।